हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3D सीरीज़ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देन डिस्कस करेंगे 3D सीरीज़ एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस और उसके ट्रेंड के बारे में। एंड देन लास्ट में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज़ एलिमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो 3D सीरीज के एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसीलिए ये 3D सीरीज के एलिमेंट कहलाते हैं। जो कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे जहां एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 यानी जिंक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का जो सीरीज है वो एलिमेंट के सीरीज को 3D सीरीज का एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो अब बात करते हैं 3D सीरीज एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 3D सीरीज का जो एलिमेंट है तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 3D सीरीज में करता है लास्ट, इसीलिए 3D ऑर्बिटल में एंटर करने की वजह से ये 3D सीरीज को एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। और इनका जो प्रोग्रेसिवली अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो 4s और 3D में जाता है। इसलिए अगर आप स्कैंडियम का एग्जाम्पल लीजिए तो स्कैंडियम के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d1। सिमिलरली अगर आप टाइटेनियम का लेंगे तो 4s2 3d2। इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो स्कैंडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ पे ऑर्गन दिया गया है, यानी कि जो 18 एटॉमिक नंबर होता है जिसका, उसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी कि ऑर्गन तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो फिक्स रहेगा ही। इसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, देन 3D में जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे 4s2 3d1 है। सिमिलरली अगर आप देखें टाइटेनियम में अगेन एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3D में तो 4s2 3d2, वेनेडियम में 4s2 3d3, क्रोमियम में 4s1 3d5। यहाँ पे 4s2 3d4 ना होकर 4s1 3d5 हो जाता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जब 3D ऑर्बिटल में जब 4s से जाता है तो 3D का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक तरह से एक स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए इस तरह का जो फेरबदल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो देखने को मिलता है। अगर बात करें मैंगनीज की तो अगेन 4s2 3d5, आयरन 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकिल 4s2 3d8 एंड कॉपर में भी एक स्लाइड सा चेंज रहता है, क्योंकि उसमें 4s2 3d9 ना होकर 4s1 3d10 होता है। अगेन उसमें फुल फील्ड स्टेबिलिटी एक्वायर हो जाती है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लेता है ना। जिंक में 4s2 3d10 कंप्लीटली सारे ऑर्बिटल्स इसमें भर जाते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप देखेंगे कि जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s और 3D में जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, 4s और 3D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और आगे चल के जब आप इनके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे 4s का ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में और 3D का भी पार्टिसिपेट करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड क्या होता है। तो जब भी एज वी मूव अक्रॉस द 3D सीरीज द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम 1 to 10। अब जैसे स्कैंडियम से जिंक की तरफ बढ़ेंगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, उसमें ऐड होता चला जाता है। 4s का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। अगर जब भी कोई 3D सीरीज एलिमेंट अगर आयन में कन्वर्ट होता है तो 4s का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाला जाता है, देन उसके बाद 3D का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। और इन्हीं की वजह से ये 4s ऑर्बिटल और 3D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों का जो एक तरह से फेरबदल देखने को आपको मिलता रहता है, इनकी वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एटॉमिक साइज की और उसके ट्रेंड की। तो अगर आप एटॉमिक साइज और उसके ट्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि एक जो जनरल रूल होता है किसी भी पीरियड में या ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, यानी अक्रॉस द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या करती है, लगातार डिक्रीज करती है। बट इनमें क्या होता है कि इनमें एक थोड़ा सा स्लाइड चेंज रहता है। स्लाइड चेंज इस तरह का रहता है कि जो इनकी रेडियस होती है लगातार घटती नहीं है। इसमें जो आप ये जो ग्रीन लाइन जो इस ग्राफ में एक इसमें जो एक फोटो है इसमें देखेंगे जो ग्राफ दिया गया है, इसमें जो ग्रीन वाली लाइन है जो कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक गया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि जो इनका एक पैटर्न है वो देखेंगे लगातार थोड़ा 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 घटा है, फिर बाद में देखेंगे कि इनकी रेडियस में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो स्कैंडियम से लेके अगर आप क्रोमियम तक जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इनकी लगातार घटती है। और उसका मेन रीज़न ये हो जाता है कि इसमें जो 3D में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके रहते हैं, और यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे ही अगर आप मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर तक जाते हैं तो देखेंगे कि डी ऑर्बिटल लगातार पेयर्ड होना शुरू हो जाता है,
जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यानी लास्ट वाले सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करने लगते हैं। यही स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो ये चीज़ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहीं न कहीं काउंटर करने लगता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक शार्प डिक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए था रेडियस में, वो देखने को नहीं मिलता है। और एट द एंड ऑफ सीरीज़ ज़िंक के टाइम पर आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस थोड़ी-सी बढ़ जाती है। देखिएगा कॉपर से घटते हुए ना जाके वो सीधे ऊपर बढ़ गई है। तो उसका रीज़न सिंपल सा यही है कि देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कंप्लीटली डोमिनेट कर लेता है ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और साथ ही 4s और 3d के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। और जब भी किसी एलिमेंट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाता है जिसमें सारे ऑर्बिटल भर जाते हैं, तो कहीं न कहीं एटम का जो साइज़ होता है वो थोड़ा-सा एक्सपैंड कर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड देखते हैं तो ओवरऑल देखेंगे तो देखिए शुरू से लेके लास्ट में वो घट ही रहा है। पर इनके घटने का जो ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज़ होने का जो ट्रेंड है, वो बाकी नॉर्मल एस और पी ब्लॉक में एलिमेंट का जो ट्रेंड होता है उसके जैसा नहीं है। यहाँ पे शुरू में घटता है, फिर बीच में थोड़ा-सा ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइप का हो जाता है, देन लास्ट में फिर थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर जाता है। सो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो अक्रॉस द पीरियड देखिए डिक्रीज़ करता है फ्रॉम स्कैंडियम से ज़िंक तक, बिकॉज़ न्यूक्लियर चार्ज इफ जो है इंक्रीज़ करता है। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका मेन काम देखिए यही होता है कि जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचना, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। हाउएवर देयर इज स्लाइट इर्रेगुलरिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विद इन द डी ऑर्बिटल्स। अब इसमें जो इर्रेगुलरिटी देखने को मिल रही है वो सिर्फ जो रिपल्सन यहाँ पे वर्क करता है उसकी वजह से इर्रेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एटॉमिक साइज अफेक्ट होती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो आयनाइजेशन का है। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसका आयनाइजेशन हो जाता है, और आयनाइजेशन होने की वजह से उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जो कि आयन का साइज़ छोटा होगा और न्यूट्रल एटम का साइज़ ज़ाहिर-सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं नंबर एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली हैव सिमिलर एटॉमिक साइजेस बिकॉज ऑफ द फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। अब आपने देखा होगा कि जो इसमें जो चेंज आ रहा था रेडियस में, वो इतना बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है। इस वजह से इनके जो एटॉमिक साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं। जैसे किसी का 128 पिकोमीटर है तो किसी का 132 पिकोमीटर है, किसी का 137 पिकोमीटर है, तो इनकी एटॉमिक रेडियस में बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है। इसलिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इनकी रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, इनके आस ही पास रहती हैं ना। जो भी एटॉमिक साइज हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं शील्डिंग इफेक्ट्स की वजह से भी, जो कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो है एक तरह से फोर्स ऑफ रिपल्सन एक तरह से अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट नहीं कर पाता है ओवर शील्डिंग इफेक्ट। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि एटॉमिक साइज को अफेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है या कोई भी एटम है, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज आता रहता है। तो वही पार्शियल चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन के रिलीज करने पर इन मेटल्स के ऊपर भी आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अगर हम बात करें 3D सीरीज के एलिमेंट की, तो जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे जनरली, या जो एक इनका ट्रेंड देखने को मिलता है वो +2 से +7 तक जा सकता है विद सम एक्सेप्शंस। नाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन स्टेट। जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए आयरन +2 भी होता है, Mn+2 होता है, Cr+2 होता है, कोबाल्ट +2 होता है, निकिल +2 होता है, जिंक +2 होता है, कॉपर +2 होता है। तो जनरली जो इनकी कॉमन स्टेट है वो +2 स्टेट है, और मैक्सिमम जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 तक जा सकती है। जिसमें कि आप अगर देखेंगे जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, उनमें से जैसे एक एग्जांपल क्रोमियम का है, वो +6 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर जाता है। और इसी तरह एक एग्जांपल मैंगनीज़ का है, मैंगनीज़ का भी +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते बढ़ते +7 तक जा सकता है। और Mn+7 के केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d0 हो जाता है। सिमिलरली क्रोमियम के केस में अगर उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s0 3d0
हो जाता है। और इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +3 है, टाइटेनियम की +4 है, वैनेडियम की +2 +3 +4 +5, क्रोमियम की +2 +3 +6, मैंगनीज की +2 +3 +4 +6 +7, आयरन की +2 +3, कोबाल्ट की +2 +3, निकिल की +2, कॉपर की +1 +2, जिंक की +2। तो ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनके लास्ट वाले सेल में से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उसी की वजह से होता है। जो कि वैलेंस सेल आप जानते हैं 4s और 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो फैक्टर है वो है द अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अलाउज ट्रांजिशन मेटल्स टू एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मेन रीजन है, जो अलग-अलग इनकी पाई जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इन्फ्लुएंस करती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो वो डी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है। देखिए किसी में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, किसी में 2, तो किसी में 3, तो किसी में 4, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बदलती रहती है। एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, जैसे कि सारे एलिमेंट वो एक ही जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट रखें। यानी वेरिएबल, यानी कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने का मेन रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो सेम नहीं है सबके। अगर सेम होते तो ज़ाहिर-सी बात है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस भी, केमिकल जो कंडीशंस है वो भी सेम रहती, जो इनका एनवायरनमेंट होता है। तो पहला रीज़न हो गया कि वेरिएबल डी, मतलब डी ऑर्बिटल की कंडीशन होती है जो उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दूसरा है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लिगैंड एनवायरनमेंट। अब किसी भी एलिमेंट का या जो जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है या जो एटम है 3D सीरीज़ का, वो उसकी जो स्टेबिलिटी है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी लिगैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप इसका एग्जांपल समझे तो जैसे किसी का कॉन्फ़िगरेशन 3D5 हो जाता है तो वो काफ़ी स्टेबल रहता है, इसी तरह 3D10 है तो काफ़ी स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, जैसे आयरन +2 और आयरन +3 है, तो आयरन +2 से ज़्यादा स्टेबल आयरन +3 होता है, बिकॉज़ आयरन +2 में उसका कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3D6 होता है और आयरन +3 में 4s0 3D5 होता है। और 3D5 होते ही वो कहीं न कहीं एक तरह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फ़ील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेता है। सो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करती है, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस पिक्चर में दी गई हैं। आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसके बिहाफ़ पे बहुत सारे आंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और इसके नोट्स भी बनाते रहें। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब, और इनके आंसर इन्हीं के बिहाफ़ पर ही दिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक सीरीज़ की, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।